नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वक्फ एक्ट में हुए कुछ बहुत बड़े बदलावों की और उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम अंतरिम फैसले की। एक सदी पुराना कानून और उसमें एक नया मोड़। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ एक कानून में बदलाव का नहीं है। इसमें इतिहास है, धर्म है और संपत्तियों पर अधिकार का बड़ा सवाल भी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींचनी पड़ी। तो सवाल ये है कि भारत में वक्फ का भविष्य आखिर होगा क्या? इस पूरे विवाद की जड़ें पता है एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं। साल 1923 में भी ये चिंता जताई गई थी कि वक्फ का इस्तेमाल, आप कह सकते हैं कि चालाकी भरे तरीकों से कानून से बचने के लिए हो रहा है। और बस यहीं से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने यानी कि नियंत्रित करने की कहानी शुरू होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके सफ़र पर। 1923 में दुरुपयोग रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी बनाया गया। फिर आज़ादी के बाद 1954 में पहली बार उपयोग द्वारा वक्फ को कानूनी मान्यता मिली, जो एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद कई उतार चढ़ाव आए और फिर आया साल 2025 का वो बड़ा संशोधन, जिसने इस पूरे संतुलन को ही हिलाकर रख दिया और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 2025 के कानून में सबसे विवादास्पद बदलाव था, वो इसी पुरानी और बहुत अहम अवधारणा को हटाने को लेकर था, उपयोग द्वारा वक्फ। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से बिना किसी रोक टोक के किसी धार्मिक काम जैसे मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसे वक्फ माना जाएगा, भले ही उसका कोई कागज या डीड न हो। तो यहाँ पर ना दो तर्क बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ये मनमाना है, इससे सदियों से इस्तेमाल हो रही संपत्तियां छिन जाएंगी। तो दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि इसी कॉन्सेप्ट की आड़ में सरकारी और निजी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा हो रहा है और इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। दूसरा बड़ा विवाद था सेक्शन 3C, जिसने सरकार को एक नई शक्ति दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये तो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के ही खिलाफ है। मतलब सीधी सी बात है, किसी संपत्ति का असली मालिक कौन है ये तय करना अदालत का काम है, किसी एक सरकारी अफसर का नहीं। और ये नया कानून ठीक यही कर रहा था। तो जब ये सारे विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने कुछ प्रावधानों पर कह सकते हैं कि एक रेड लाइट लगा दी, मतलब उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। सबसे पहले बात करते हैं इस 5 साल वाले नियम की। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये नियम अपने आप में गलत है। कोर्ट ने कहा कि आपका इरादा शायद सही हो, लेकिन इसे लागू करने का तरीका कहाँ है? कानून में ये तय करने की कोई प्रक्रिया, कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि कोई व्यक्ति वाकई 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं, और इसी प्रक्रिया की कमी की वजह से इस पर रोक लगा दी गई। और बिल्कुल इसी तरह के तर्क पर अदालत ने सरकार की उस शक्ति पर भी रोक लगा दी जिसमें एक अधिकारी की रिपोर्ट आते ही जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को फौरन बदल दिया जाता। अदालत ने कहा कि ये जो स्टेप 3 और 4 है, इनमें असल समस्या है। संपत्ति के मालिकाना हक का आखिरी फैसला कोई न्यायिक संस्था जैसे कि वक्फ ट्रिब्यूनल को करना चाहिए। यह अधिकार किसी एक राजस्व अधिकारी को दे देना शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब जो काम अदालत का है वो कोई एक अधिकारी नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई, कुछ बहुत बड़े बदलावों को हरी झंडी भी दिखाई। और यहीं पर हमें अदालत का वो संतुलन बनाने का प्रयास साफ साफ दिखता है। अदालत ने 100 साल के विधायी इतिहास को देखा, जिसमें रजिस्ट्रेशन पर लगातार जोर दिया गया था। उन्होंने सरकार की इस दलील को वजन दिया कि अगर 100 सालों में भी संपत्तियां रजिस्टर नहीं हुई तो भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए उपयोग द्वारा वक्फ की इस अवधारणा को खत्म करना पहली नज़र में मनमाना नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अदालत ने कई और अहम प्रावधानों को भी जारी रखने की इजाज़त दी, जैसे कि ऐतिहासिक इमारतों और आदिवासी ज़मीनों को वक्फ घोषित करने पर रोक। साथ ही अब वक्फ संपत्ति के विवादों पर भी देश का सामान्य लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। कोर्ट का तर्क ये था कि सारे बदलाव वक्फ कानून को देश के बाकी कानूनों के बराबर लाते हैं और एक बड़े सार्वजनिक हित को साधते हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी चिंता पर, और वो थी वक्फ बोर्ड की नई संरचना। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नए नियमों से ऐसी स्थिति बन सकती है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में ही गैर मुस्लिम सदस्यों का बहुमत हो जाए।
तो इस चिंता को दूर करने के लिए अदालत ने एक सीधा साधा और बहुत स्पष्ट अंतरिम आदेश दिया। उन्होंने सदस्यों की संख्या तय कर दी, ये कि राज्य वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि बोर्ड में मुस्लिम बहुमत बना रहे। ये नियम सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी लागू किया गया। आप देख सकते हैं, कोर्ट ने दोनों के लिए गैर मुस्लिम सदस्यों की एक अधिकतम संख्या तय कर दी है। एक और अहम निर्देश ये था कि राज्य बोर्डों में जहां तक हो सके सीईओ के पद पर किसी मुस्लिम को ही नियुक्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था है, जब तक कि मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। अदालत ने पूरे कानून पर एक साथ रोक लगाने के बजाय एक सर्जन की तरह सिर्फ उन हिस्सों पर रोक लगाई है जो पहली नज़र में समस्या वाले लग रहे थे। तो इस अंतरिम फैसले ने कानून की कुछ सबसे तीखी धाराओं की धार को तो कुंद कर दिया है, लेकिन इसके मूल ढांचे को आगे बढ़ने दिया है। तो क्या ये भविष्य में किसी समझौते का रास्ता है या फिर किसी बड़े संवैधानिक तूफान से पहले की शांति? अब अंतिम फैसला ही इस सदी पुराने कानूनी ढांचे का भविष्य तय करेगा और हमारे सामने ये बड़ा सवाल छोड़ जाएगा।